वेलकम इन एके स्टडी 1024 में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 1 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमसे बोला गया है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। मतलब यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, यहाँ से हमें करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करना है और ब्लैंक्स में फिल करना है। तो जो इसका पहला पार्ट है इसमें लिखा हुआ है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड डैश। मतलब कि जब हम एक ही तरह के बहुत से पौधे एक साथ उगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्रॉप। ये चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सबसे शुरू में मैंने आपको क्रॉप की ही डेफिनेशन बताई थी। पूरा चैप्टर अगर आपको डिटेल में देखना है तो आपको उन सभी का लिंक फिर से बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक ही तरह के पौधे बहुत सारे उगाए जाते हैं एक साथ तो उनको बोलते हैं क्रॉप यानी कि फसल। सेकंड पार्ट में बोला गया है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। मतलब कि जो सबसे पहला स्टेप होता है फसल उगाने का उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब कि जो मिट्टी है उसको हम तैयार करते हैं। इसके बाद जो पार्ट सी है इसमें बोला गया है डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। मतलब कि जो डैमेज सीड होते हैं वो पानी के ऊपर क्या होते हैं, वो तैरते हैं, यानी कि वो फ्लोट करते हैं। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे फ्लोट। ठीक है, इसका भी रीजन मैंने आपको बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था कि जो ये डैमेज सीड्स होते हैं ज़्यादातर ये खोखले हो जाते हैं अंदर से, इसीलिए हल्के होते हैं और पानी के ऊपर ये तैरने लगते हैं। इसके बाद जो पार्ट डी है इसमें बोला गया है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। मतलब कि अगर हमें एक फसल को उगाना है तो उसे को सफिशियंट लाइट चाहिए एंड वाटर चाहिए एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो ब्लैंक है पहला वाला उसमें वाटर आएगा और दूसरे वाले में न्यूट्रिएंट आएगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैच करना है। दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो कॉलम ए में पहले है खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ क्रॉप क्या होती है, रबी की क्रॉप्स क्या होती हैं, ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। खरीफ क्रॉप का मतलब है वो क्रॉप जो गर्मी में उगाई जाती है। तो यहाँ पर कौन है, पैडी एंड मैजिक। ठीक है, तो इसको हम मैच कर देंगे खरीफ क्रॉप से। इसी तरह से रबी की क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो सर्दियों में उगाई जाती हैं, तो इसको हम मैच करेंगे वीट, ग्राम एंड पी से। ठीक है, तो इसकी मैचिंग यहाँ से हो गई। इसी तरह से अगला ऑप्शन है केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पर जो केमिकल फर्टिलाइजर हमें नजर आ रहे हैं वह है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। तो इसको हम मैच कर देंगे यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट से। इसके बाद क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैन्योर यहाँ पर आपको दिख रहा है पार्ट सी, काऊ डंग वगैरह ये सब क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर है। एक ऑप्शन बच जाता है यहाँ पर फूड फॉर कैटल। तो ये किसी से मैच नहीं होगा, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया था कंफ्यूज करने के लिए। तो ये चार ऑप्शन थे, तो इधर के चार ऑप्शन से ये मैच हो गए। ठीक है, तो ये पार्ट 2 था। अब बात करते हैं पार्ट 3 की, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमसे बोला गया है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। पहला है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स। तो मतलब इनके हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है ना, हर एक के। यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ डेफिनेशन हमसे नहीं पूछी गई है, सिर्फ हमसे एग्जाम्पल्स पूछा गया है। तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, डेफिनेशन देखनी है तो वो भी आपको वीडियोस में मिल जाएंगी जो पिछली वीडियोस थी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पहले ए पार्ट का आंसर, यानी कि 2 एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर पैडी एंड मैजे। और इसी तरह से 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट एंड ग्राम। ये आपने मैचिंग में भी देखा होगा, पिछले क्वेश्चन में जो हमने मैचिंग करी थी वहां भी खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल से मैचिंग हुई थी। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये 1 मार्क में पूछा जाता है कि खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल बताओ या फिर रबी क्रॉप के एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर जो 4 है थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोला गया है राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें 4 अलग अलग टॉपिक गिवन है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेसिंग। और इनके ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिखना है हर एक टॉपिक के ऊपर। तो पहले पार्ट की बात करते हैं, पार्ट ए, इसमें है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो 4 के फर्स्ट पार्ट यानी पार्ट ए में मैंने आंसर में लिखा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होती है। पहले सिंपली समझा देता हूँ कि जब भी हम मिट्टी में फसल उगाते हैं तो मिट्टी को हम तैयार करते हैं, जो सॉइल है उसको हम प्रिपेयर करते हैं ताकि उसमें फसल अच्छे से उग सके। तो उसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। मतलब ये फसल उगाने का पहला स्टेप होता है। इन दिस जनरली सॉइल इज
टर्न एंड लूजेंड, इसमें जो मिट्टी है उसको लूज किया जाता है, भुरभुरी की जाती है, ठीक है ना, हल वगैरह चला के। तो वही मैंने आगे लिखा है, एक्टिविटीज दैट प्रिपेयर सॉइल आर प्लगिंग, वाटरिंग एंड समटाइम्स मैन्योर इज ऑल्सो एडिड। मतलब वो एक्टिविटीज जो हम करते हैं ताकि जो जमीन है, जो मिट्टी है वो तैयार हो सके फसल उगाने के लिए, वो है हल चलाना, या फिर ज़्यादा अगर नमी की कमी है तो पानी दे देना थोड़ा बहुत, ठीक है ना, फसल उगाने से पहले की बात हो रही है। और उसके अलावा बहुत बार हम मैन्योर वगैरह भी ऐड कर देते हैं, उसके बाद हल चलाते हैं ताकि वो मैन्योर वगैरह जो है वो खेत में अच्छे से मिल जाए, तो जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति ज़्यादा हो जाती है। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, सोइंग, ठीक है। तो सोइंग का जो हिंदी मीनिंग है इसका होता है बीज को बोना, ठीक है, बुआई बोलते हैं इसको। तो सोइंग क्या है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखा है, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स ऑन प्रिपेयर्ड सॉइल। यानी कि जो सोइंग है इसका मतलब हो गया कि जो हमने अभी सॉइल प्रिपेयर करी थी उसमें हम सीड को प्लांट कर रहे हैं, मतलब हम बीज को बो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं बुआई। इसके बाद है, फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इट इज नेसेसरी टू हैव सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी। मतलब कि अगर हमें जो फसल है उसकी क्वालिटी अच्छी चाहिए, हमें पैदावार ज़्यादा चाहिए, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो बीज सेलेक्ट कर रहे हैं बोने के लिए उनकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। इसके आगे मैंने इसका रीजन भी लिख दिया, बिकॉज दे आर मोर इम्यून। मतलब जो ये बीज हैं ये ज़्यादा इम्यून होते हैं, बीमारियों से ज़्यादा लड़ सकते हैं, टू डिजीज एंड प्रोड्यूस हेल्दी प्लांट। और ये क्योंकि जो बीज हैं ये डिजीज वगैरह से आसानी से फाइट कर सकते हैं, तो ये जो प्लांट प्रोड्यूस करेंगे ये हेल्दी होंगे। सो सिलेक्शन ऑफ सीड्स बिकम्स इम्पोर्टेंट इन सोइंग। इसीलिए जो बीज का सिलेक्शन है, यानी कि जो सीड्स का सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बात आती है सोइंग यानी बुआई की, ठीक है। तो बीज का बोना हो गया अभी। इसके बाद लिखा है यहाँ पर पार्ट 3 यानी पार्ट सी में वीडिंग। तो वीडिंग क्या होता है इसकी बात करते हैं। वीडिंग समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा वीड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप। मतलब जो वीड्स होते हैं ये अनचाहे पौधे होते हैं जो हमारी फसल के साथ उग आते हैं। इनको हिंदी में बोला जाता है खरपतवार। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई, तो गेहूं की फसल के साथ साथ वहां पर बहुत तरह की घास उग जाती हैं, तो यही सब को हम क्या बोलेंगे, वीड्स बोलेंगे। तो वीडिंग क्या होता है, इन्हीं वीड्स को हटाना, रिमूव करना वीडिंग कहलाता है। मतलब वीड्स के रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। यानी कि वीड्स को रिमूव करना वीडिंग कहलाता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यार वीडिंग जरूरी क्यों है। तो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, वी रिमूव वीड्स बिकॉज दे compete with the crop plants for water, nutrients, space, sunlight, etc. मतलब क्या है कि जो ये खरपतवार वगैरह है इनको हम इसलिए रिमूव करते हैं, वीड्स वगैरह को, क्योंकि ये हमारे जो फसल के पौधे हैं उनके साथ कंपटीशन करते हैं, या फिर यूं कह लो कि पानी हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, स्पेस हो गया, इनका बंटवारा कर लेते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों का खाना आपके घर में, और 10 लोग और आ जाएं एक्स्ट्रा बाहर से, तो जो खाना होगा वो कम पड़ जाएगा। इसी तरह से जो फसल हमने उगाई है, मिट्टी में जो फसल के लिए वाटर है, न्यूट्रिएंट है, स्पेस है, वो वीड्स के उगने से क्या होता है कि उसका बंटवारा हो जाता है, तो फसल कमजोर हो जाती है। इसीलिए हम वीड्स जो हैं, जो खरपतवार हैं, अनवांटेड पौधे जो उगाए हैं, उनको रिमूव कर देते हैं, यानी वीडिंग करते हैं, ताकि जो हमारी फसल है वो ज़्यादा हेल्थी रहे, ठीक है। तो इसीलिए आगे मैंने लिखा है, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, क्योंकि बंटवारा कर लेते हैं इन सब का, सनलाइट वगैरह का, तो हमारी क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इवन सम वीड्स मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। और कुछ घास या कुछ वीड्स ऐसे भी होते हैं, कुछ खरपतवार ऐसे भी होते हैं जो जहरीले होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम खेतों में से घास वगैरह काट के लाते हैं, तो अगर उसमें से कोई पॉइजनस पौधा आ जाएगा और हम गाय वगैरह को या फिर अपनी जो दूसरे पालतू जानवर है उनको वही चीज़ खिलाएंगे, तो उनके लिए वो पॉइजनस भी हो जाता है। तो इसलिए भी हम बहुत बार जो वीड्स हैं उनको रिमूव करते हैं, नहीं वीडिंग करते हैं। तो ये था इसका पार्ट सी, वीडिंग। अब बात करते हैं पार्ट डी की, जिसमें क्या है, थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग में लिखा है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चाप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इट कैन डन आइदर बाय मैनुअल और विद द हेल्प ऑफ मशीन। मतलब क्या है, आपने कोई सी भी फसल उगाई, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने गेहूं की फसल उगाई है, तो जो गेहूं का पौधा है उसके बाकी पार्ट्स में से जो गेहूं के दाने हैं उसको अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं थ्रेसिंग। मतलब कि जो भी फसल आप उगा रहे हो उसमें से जो आपका मेन प्रोडक्ट है, जो दाने हैं फसल के,
उनको अलग कर लो, बाकी जो भूसा वगैरह बच गया उसको अलग कर लो। इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर विद द हेल्प ऑफ मशीन यानी मशीन्स की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें 4 चीजें दी गई थी, हर एक के बारे में एक एक छोटा छोटा पैराग्राफ लिखना था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको जरा ध्यान समझना और इसको आप याद कर लेना। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। मतलब कि यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं और मैन्योर होता है ये दोनों आपस में डिफरेंट कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने एक टेबल बनाई है जहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो फर्टिलाइजर्स और राइट साइड में आप देख पा रहे होगे मैन्योर। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मतलब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये भी पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये केमिकल्स होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते हैं, इनको हम फैक्ट्री में बनाते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि ज़्यादातर ये किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, मतलब पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट कोई ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे यूरिया वगैरह हो गया, ये एग्जाम्पल है फर्टिलाइजर के। जबकि मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। मतलब क्या है कि जो मैन्योर होते हैं ये नेचुरल खाद होती हैं, जैसे गाय का गोबर हो गया या फिर पौधों के सड़ने गलने से जो खाद बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मैन्योर बोलते हैं। मतलब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक, इसके बाद सेकंड डिफरेंस मैंने लिखा है फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, जबकि जो ये मैन्योर है क्या है, कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। किसान खुद खेत वगैरह में इन खाद को आसानी से तैयार कर लेता है। जैसे कि जो गाय का गोबर वगैरह निकलता है वो हम गांव वगैरह में देखते हैं कि लोग एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं और फिर उन गोबर को खेत वगैरह में डाल देते हैं, वो खाद का काम करता है। तो मतलब क्या है, मतलब कि जो मैन्योर है ये फैक्ट्री में नहीं बनाए जाते हैं, ये खेत में ही तैयार किए जा सकते हैं। जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं क्योंकि ये केमिकल्स हैं तो ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस। जो फर्टिलाइजर्स हैं ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ह्यूमस क्या होता है मैंने आपको बताया था जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तो क्योंकि डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जा रहा तो आप वहाँ से देख लेना। और मैन्योर क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है ह्यूमस को। ठीक, इसके बाद जिसका फोर्थ ऑप्शन है फर्टिलाइजर में मैंने लिखा है वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जिस न्यूट्रिएंट का फर्टिलाइजर होगा वो न्यूट्रिएंट उस फर्टिलाइजर में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो मैन्योर होते हैं ये उतने रिच नहीं होते हैं। ठीक है ना, रिलेटिवली लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद अगला जो लास्ट डिफरेंस मैंने लिखा है वो एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड है। तो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल्स हो गए यूरिया, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा। ठीक, एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछ लेते हैं फर्टिलाइजर या मैन्योर के, तो लास्ट वाला पॉइंट आप जरूर याद रखना। और जो मैन्योर का एग्जाम्पल है वो मैंने लिख दिया है काऊ डंग, गाय का गोबर जो है वो एग्जाम्पल है मैन्योर का। ठीक, तो उम्मीद आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे अगली वीडियो में। जल्दी मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।